हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक सर। अच्छा, ये बताओ मेरे को, आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा टफ चैप्टर है, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। थोड़ा न्यूमेरिकल दिमाग लगाना है। अपन बाजार जाते हैं पैसे लेके तो दिमाग लगाते हैं कि नहीं, इतना सामान लिया तो इतने सामान लिए, इतना पैसा खर्च हो गया, इतना बचा, ऐसा। ठीक है, तो भाई साहब इसमें पूरा गुणा भाग चलेगा। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक डालिए, बेसिक। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बच्चों, बेस है। जरा सोचो, किसी भी चीज का बेस, किसी भी चीज का बेस बनाना बहुत कठिन होता है। सोचो, एक बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, जरा मुझे बताओ। यदि तुम्हें कोई बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाने के लिए तुम्हें क्या लेना पड़ता है? सबसे पहले बेस, कॉलम खड़े करने पड़ते हैं, नींव डालनी पड़ती है। ठीक है, तो बेस मजबूत होता है तो बिल्डिंग कितनी भी बनाई जा सकती, कितनी भी फ्लोर बनाई जा सकती हैं, कितनी भी मंजिलें बनाई जा सकती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों बेस। और यहाँ देखो, यही बेस है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा चैप्टर है। और इस चैप्टर को बहुत ही इस चैप्टर को बहुत ही मेहनत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे माइंड को खोल करके अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है नंबर ऑफ मोल्स। ये सबसे पहला आपकी स्टडी है। फिर नंबर ऑफ मोल्स के बाद नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, फिर कुछ कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ना है। कंसंट्रेशन यूनिट्स में जैसे मोलेरिटी, मोलेरिटी कैपिटल एम, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन, मोलेलिटी स्मॉल एम, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एच, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम जिसे हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो ये कुछ कंसंट्रेशन यूनिट्स हमको पढ़ना है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर हमको पढ़ना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब बहुत सारे लॉ पढ़ने हैं आपको। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ऐसे ही लिख देता हूँ, काफी सारे लॉ हैं आपको। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब हमको इसमें पढ़ना है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने एक लिख दिया है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी बातें पढ़ना है। फिर केमिकल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन
calculations in chemical reactions. केमिकल रिएक्शंस में कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, उनको पढ़ना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है केमिकल। इसमें मोल कॉन्सेप्ट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। फिर आपको पढ़ना है empirical and molecular formula calculation। empirical and molecular formula calculation, empirical formula and molecular formula calculation, ठीक है। ये पढ़ना पूरा एम्पेरिकल। यही आया आपको इस साल नीट में, यही क्वेश्चन आया एम्पेरिकल फार्मूला का इस साल अभी नीट में, समझे। इस साल अभी नीट में एम्पेरिकल फार्मूला का यही क्वेश्चन आया है। और ये इतना बेस है कि इसके बगैर तो काम चलना ही नहीं है। बड़ा ध्यान से सुनना, जब हम बेस पढ़ते हैं तो ये वो बेस है जिसके बगैर काम चलता ही नहीं है। जैसे कोई बोले कि आपके पैर नहीं तो आप चल नहीं सकते, तो ये पैर है बिल्कुल, समझ गए। मतलब आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते इनके बगैर। तो ये पूरा चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है। तो लिख लिया सब लोगों ने? ये लिख लो इसको। हो गया कंप्लीट बच्चों? तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सबसे पहला जो मैंने आपको लिखा था, मोल, नंबर ऑफ मोल की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक सबसे पहला है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं अभी, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, ये हमारा टॉपिक है। इसके लिए सबसे पहली बात मैं आपको पढ़ाता हूं, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। ये एक एवोगैड्रो नंबर होता है, एक नंबर है जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। कुछ बुक में 23 लिखा है, कुछ बुक में 22 लिखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 के बाद 0 लगा, पॉइंट के बाद फिर 2 लगा, फिर 2 लगा, तो 6.022 भी बोलते हैं, 23 भी बोलते हैं, इंटू 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर है। इसको मीनिंग अभी मैं समझाऊंगा, जरा सोच के देखो। सोच के ये देखो कि मेरे इस डिब्बे में 12 पेन है, 12, तो आप क्या बोल सकते हो? एक दर्जन, हिंदी में अपन बोलते हैं एक दर्जन, और इंग्लिश में बोलते हैं 1 डजन। तो एक डजन पेन है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक डजन पेन ले आओ, तो तुम कितने पेन लेके आओगे बताओ? 12, 12। मैं बोलूं एक डजन केले ले आओ, तो तुम कितने केले लेके आओगे? 12। तो डजन का जैसे मतलब है 12,
जैसे आपको पूछा जाए कि भाई इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने कितने रन बनाए, तो तुम एकदम बोल देते हो एक शतक बनाया। भाई शतक क्या है ये, सेंचुरी क्या है ये, 100 रन मार दिए। किसी ने अगर 100 रन मार दिए तो तुम तुरंत बोल देते हो सेंचुरी बना दी। तो सेंचुरी का मतलब क्या हो गया, 100। डजन का मतलब हो गया 12। और एवोगैड्रो नंबर उसी तरह से 6.022 इंटू 10⁻23, ये कहलाता एक ऐसा नंबर है जो मोल को रिप्रेजेंट करता है। इतने पार्टिकल, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इस स्टेटमेंट को आपको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे 12 बनाना मतलब 1 डजन, ठीक है। जैसे 100 रन मतलब सेंचुरी। उसी तरह 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल इक्वल टू मोल, 1 मोल, 1 डजन, 1 सेंचुरी, ठीक है। उसी तरह जैसे 12 1 डजन बोलते हो, 100 1 सेंचुरी बोलते हो, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल तो 1 मोल। अगर आपने 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना ले लिए, मतलब 1 मोल बनाना, पार्टिकल आपका बनाना हो गया, समझ गए। अगर आपने 6.022 इंटू 10⁻23 पेन ले आए, माने 1 मोल पेन ले आए आप। आपके पापा बोल रहे हैं बच्चे जाओ बाजार से 1 मोल पेन ले आओ, ऐसे तो पूरे इंडिया में 1 मोल पेन नहीं होंगे। कितने पेन है जरा देखो, 6.022 10⁻23। अरे 10⁻3 का मतलब ऐसे 1000 पेन, 10⁻4 का मतलब ऐसे 10,000 पेन, तो 10⁻23 पूरे इंडिया में इतने पेन नहीं होंगे। तो 1 मोल पेन कभी मत बोलना, क्या बोलना, 1 पेन ले आओ। अगर तुमने बोल दिया 1 मोल पेन ले आओ ना, तो 1 मोल का मतलब कोई भी पार्टिकल हो, चाहे पेन हो, चाहे 1 मोल डस्टर बोलो, चाहे 1 मोल ऑक्सीजन बोलो, चाहे 1 मोल नियॉन बोलो, चाहे 1 मोल NaCl बोलो, पार्टिकल चाहिए हमको तो कुछ भी। तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल इक्वल टू 1 मोल। तो 1 डजन, 1 सेंचुरी, 1 मोल। बोलो बात समझ आई आपको? ये छोटी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बताइए। यस सर। यस सर। तो ये जल्दी से लिख लें। अब एवोगैड्रो नंबर आपको समझ आ गया, ये लिखा है सामने। तो सीधा सा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस contains 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। 1 mole of any substance contains 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल। बच्चों पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स की जब मैं बात करता हूं तो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो पार्टिकल्स की मैंने बात की, तो ये जो पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये एटम हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये आयन्स हो सकते हैं, ये केटायन हो सकते हैं, ये एनायन हो सकते हैं। आयन मतलब 2, केटायन एनायन। ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं,
ये प्रोटॉन हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, एटम भी पार्टिकल है, मॉलिक्यूल भी पार्टिकल है, आयंस भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, प्रोटॉन भी पार्टिकल, ये पेन भी पार्टिकल है, ये डस्टर भी पार्टिकल है। एक डस्टर, 100 डस्टर, 1 डजन डस्टर, 12 डस्टर, ठीक है, 100 डस्टर और एवोगैड्रो नंबर के बराबर डस्टर अगर हो जाए तो 1 मोल बन जाएगा। अब ये बात अच्छे से समझ आ गई आपको? बताओ। यस सर। हाँ, ध्यान से देखना, 1 मोल ऑफ, ध्यान से समझना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अपन ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और ये ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ठीक है? तो जरा देखो, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 O2 मॉलिक्यूल्स हो गया। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल्स ये दिख रहे हैं। अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूं ऑक्सीजन का, अगर मैं 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लूं, 12 मॉलिक्यूल, तो 1 डजन मॉलिक्यूल हो गए। अगर मैंने एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल ले लिए, ये लिखा है, इसका मतलब समझते हो ना? इसका मतलब 6.022 into 10 to the power 23 O2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है? अगर मान लो मैंने कहा 1 मोल ऑफ, ध्यान से सुनना, सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम। आप सोडियम जो एलिमेंट होता है आपके घर में, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये आयरन का गिलास है, स्टील का, स्टील मतलब आयरन, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 मोल ऑफ आयरन। 1 मोल आयरन में कितने होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 Fe एटम। ये एटम बन गया। ये देखिए, एटम भी पार्टिकल हो सकता है, मॉलिक्यूल भी पार्टिकल हो सकता है, ठीक है? Fe एटम। तुमने अगर मान लीजिए बोल दिया कि 1 मोल आयरन के एटम, 1 मोल आयरन के एटम, तो कितने एटम हो गए 1 मोल? ये हो गए 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स हो जाएंगे। अगर तुमने बोल दिया 1 मोल ऑफ नमक, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ये जो सॉल्ट है, अपन जो दाल में नमक कम हो जाए तो नमक डाल देते हैं अपन, ठीक है? वो नमक हो जाए तो वो भी 6.022 into 10 to the power 23। हम नमक किससे बनाए जरा बताओ? एक Na और एक Cl, ये मिलकर के पूरा NaCl एक मॉलिक्यूल हुआ। तो NaCl मॉलिक्यूल, ये पूरा NaCl का एक मॉलिक्यूल, ये O2 का एक मॉलिक्यूल, Fe का एक एटम, ये मॉलिक्यूल NaCl मॉलिक्यूल। वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए मैंने बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो तुम तुरंत बोल दोगे 6.023 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन। अब आपके इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिकल हो गए। तो ध्यान दो, तुमसे बोला जाए भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर 12 इलेक्ट्रॉन होते तो 1 दर्जन इलेक्ट्रॉन हो गए, समझ गए? अगर मान लीजिए 12 इलेक्ट्रॉन की बात करूं, 12 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 दर्जन इलेक्ट्रॉन, 12 केले तो 1 दर्जन केले, 12 नहीं। अब मैंने बोल दिया 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब हो गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो सब में 1 मोल लगा हुआ है यहाँ पर, और सब्सटेंस ये लिख दिए। आप ऐसे सबके लिए लिख सकते हो, सबके लिए लिख सकते हो। तुमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन, एक्सहेल कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, और गुब्बारा फैला रहे हो। सब गुब्बारा फूल के इतना बड़ा हो गया, और उसमें तुमने कार्बन डाइऑक्साइड के एक एक मॉलिक्यूल गिनते गए, और कितने मॉलिक्यूल हो गए?
6.022 into 10 to the power 23, तो आप बोलोगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए लिख दिया मैंने, ये आपका सब्सटेंस CO2 हो गया, ये CO2 है, कंटेन 6.023 into 10 to the power 23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल हो गए, मॉलिक्यूल CO2 के। अब बताओ ये बात आपको समझ आई कि नहीं, ये वाली एवोगैड्रो नंबर की? बोले सर अगर मान लो हमने लिख दिया 2 मोल, अरे तुमसे बोला 2 दर्जन केले ले आओ, संदीप 2 दर्जन केले लाना है तो कितने केले लेके आओगे भाई? 24। 24। और अगर बोल दिया जाए 2 मोल केले ले आओ तो कितने केले लेके आओगे? 2 into 6.022 into 10 to 6.022। the power 23 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का, तो उतने केले, डबल, दुगने। आ गया समझ में? तो भाई 2 दर्जन का मतलब हो गया 24, तो 2 मोल का मतलब हो गया 2 into दिस, ठीक है? तो 6 into 2 कर दिए 12.044 into 10 to the power 23। समझ आ गया? ये कॉन्सेप्ट पहले समझ आया कि नहीं, ये बताओ मुझे अवश्य से। Yes, sir. यस सर। आप ये जल्दी से। हो गया ये? यस सर। चलो देखो, अगर मेरे पास एक पेन है तो मेरे पास कितने ढक्कन होने चाहिए? ये कितने कैप होने चाहिए भाई? एक पेन है मेरे पास तो ये कैप कितने हैं उसमें? 1, सर sir. 1। और ये कितने हैं? 1. 1। तो यदि मैं तुमसे पूछूं कि मैं पेन दे रहा हूं तो बताओ कैप, तुम बोलोगे एक ही कैप होगा, एक ही ये होगा, समझ गए? अगर तुम्हारे पास 100 पेन होते हैं ऐसे, तो तुम्हारे पास ये कितने होते हैं? 100। 100, 100, sir. 100। तो बच्चों यदि तुम्हारे पास 1 मोल सोडियम क्लोराइड है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो NaCl कितने हैं तुम्हारे पास? कितने? इसको आप 1 मोल बोलोगे ना, ये देखिए, तो जब भी 1 मोल बोलोगे, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 into 10 to the power 23, ये 1 मोल हो गया। किसी भी चीज का 1 मोल 6.022 into 10 to the power 23, वो चाहे एटम हो, चाहे पार्टिकल हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे पेन हो, चाहे कुछ भी हो, हाथी हो, 1 मोल हाथी, ठीक है? 1 मोल एलिफेंट, 1 एलिफेंट और 1 मोल एलिफेंट, तो बताओ 1 मोल एलिफेंट तो पूरे यूनिवर्स में नहीं होंगे? पूरे यूनिवर्स में तो 6.022। अब यहाँ पर अगर मान लो ये 1 मोल NaCl है तो NaCl कितने में टूटेगा? Na आयन में टूटेगा, एक Na आयन मिलेगा और एक क्या मिलेगा? Cl आयन। तो बताओ यहाँ पर 1 मोल सोडियम क्लोराइड में, 1 मोल सोडियम क्लोराइड में 6.022 into 10 to the power 23 सोडियम आयन होंगे। ये बात समझ आ गई? एक पेन में कितने कैप? 1। 100 पेन में कितने कैप? 100। 1 मोल पेन में कितने कैप? 1 मोल कैप। तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर दे दें तो उसमें कितने कैप? उतने
नहीं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर का है। तो ये Na मान लो और ये Cl मान लो। एक NaCl में एक Na आयन, 10 NaCl में 10 Na आयन, 100 में 100, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर में एवोगैड्रो नंबर वही आया है, Na आयन आ गया और ये भी 1 होगा। तो 1 मोल, ये पूरा लिखना, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेंट 6.022 into 10 to the power 23 Cl आयन। अब बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? ये बात समझ आई कि नहीं, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत अच्छे से समझ के लिखिए, अगर नहीं आई हो तो फिर से समझ लीजिए। कर दें क्लीन इसको। अब अगर मान लीजिए 1 मोल में इतने आयन है तो 10 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 में 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नंबर ऑफ मोल का पहला फार्मूला। ये नंबर ऑफ मोल निकालने का पहला फार्मूला आपके सामने आ गया। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन के लिए और इजी कर देते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। आपको मैंने इतने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, मैंने आपको 12 केले दिए, तो आप कहोगे सर आपने 1 दर्जन केले दिए। अगर मैं आपको इतने केले दूं तो आपसे पूछूं कि कितने मोल केले दिए मैंने, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो सीधा फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है यहाँ पर, ये इतने दिख रहे हैं, और एवोगैड्रो नंबर तुम जानते ही हो। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 20। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती तो पार्टिकल मॉलिक्यूल हो जाते, यहाँ पे NaCl होता तो पार्टिकल मॉलिक्यूल NaCl हो जाता। डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर से हमेशा डिवाइड करना है। एवोगैड्रो नंबर जानते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये इससे कैंसिल हो गया, ये 20 है, ये 23 है, तो ये बचा 10 की पावर -3 मोल। कितने मोल्स हो गए, मीन्स 0.0001 मोल्स आपके पास क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका ये? Yes. Yes, sir. चलिए लिखिए इसको। लिख लिया?
Yes, sir. चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए 10 ग्राम नमक ले आओ, तो तुम क्या करोगे? 100 ग्राम नमक ले आओ, तो तुम क्या करोगे? बाजार गए, भैया 100 ग्राम नमक दे देना, तो वो एक पैकेट दे देता 100 ग्राम का, 1 किलो का दे देगा। 1000 ग्राम, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम, आधा किलो का मतलब 500 ग्राम। तो आपको ग्राम तो जानते हो, ग्राम जानते हो कि नहीं सब लोग बताओ? ग्राम Yes. जानते हो कि नहीं? Yes, 500 sir. ग्राम शक्कर ले आओ, 500 ग्राम शक्कर ले आओ, 100 ग्राम, ठीक है, कुछ भी चीज ले आओ तो आप ग्राम जानते हो। 1 किलो धनिया ले आओ, 1 किलो गिलकी ले आओ, तो 1 किलो गिलकी का मतलब 1000 ग्राम गिलकी। तो भाई वेट आप जानते हो, और मॉलिक्यूलर वेट सब जानते हो, एटॉमिक वेट सब जानते हो कि नहीं? एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, बोलो। अपन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट तीनों चीज पढ़ चुके हैं। मैं फिर से समझा रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ, यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ आपको एक बार समझाने के लिए। यहाँ पर उसका एटॉमिक मास लिख रहा हूँ, ये दो चीज, ठीक। एलिमेंट अगर मान लो मैंने ले लिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1. 1। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? वो भी 1। 1. एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है। और एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक मास इक्वल टू होता है, एटॉमिक मास नॉर्मली लिख देते हैं, इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये जनरल हम ऐसा बोल देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, अगर मान लो हाइड्रोजन के बाद में हीलियम लूं, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2. 2। और एटॉमिक मास कितना होता है हीलियम का? 4. 4। इसका मतलब हीलियम में यहाँ पर इस वाले केस में एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 0 है। इस वाले केस में प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, तो ये 4 आ गया। तो प्रोटॉन तो 2 है, एटॉमिक नंबर को आप क्या बोलते हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन ये जो 4 आया है यहाँ पे, प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, इससे 4 हो गया। न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों का सम। हीलियम, लिथियम बोलते हो तुम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई विशाल? 3. लिथियम का 3। और एटॉमिक मास कितना होता है? 7। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर 3 मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 3। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 4 होंगे। बोले सर आपको याद है, हमें तो याद नहीं है। तो मत करो याद, इसकी जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। ये कोई वैसा नहीं है मामला। 7। तो ये सबके नहीं, ये तो क्वेश्चन में दिए रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमेशा दिए रहेंगे, पर नॉर्मल हमको मालूम होना चाहिए, छोटे छोटे चीजों की तो बातें मालूम होनी चाहिए। लिथियम, ठीक है। आगे बेरिलियम अगर मान लो लेते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 9। तो ये कैसे हो गया? 4 + 5 = 9। मतलब इसमें आपका जो 9 आ रहा है, इसमें एटॉमिक नंबर 4 है। ये देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 5, तो 9 आ गया, ठीक है। बेरिलियम, बोरान, क्या होता है बोरान? ये 5 होता है और ये 11 होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 5 तो ये है और 6 ये है, इस तरह से 11 हो गया। 6 न्यूट्रॉन होंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सबको पूरी दुनिया को मालूम है, कितना होता है? 6. और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12. इसका मतलब ये जो 12 आएगा, ये 6 + 6 इसमें ये आएगा।
इसमें 6 तो प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है, तो ऐसे मिला के ये 12 हो गया। तो आपको ये हमेशा क्वेश्चनों में दिए रहेंगे, इनके डरने की जरूरत नहीं है, बस मैंने कुछ लिखना है आपको बता दिया। तो आप थोड़ा सा आपकी लास्ट में जो एनसीईआरटी के लास्ट में टेबल दी है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, आ जाएगा अपने को। जो खास है वो मैं आपको बताऊंगा, तो लिख लो इसको, अच्छा रहेगा, ध्यान रहेगा आपको। देखो ये जनरल लिख दिया है, एकदम नहीं है, ठीक है, एकदम आपको आगे भी समझाएंगे, पर पहले आप ये समझ लो सिंपल वे में कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ही हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक मास। लिख लिया बेटा? यस Yes. सर। तो इस तरह अब मैं बहुत खास से लिखवा रहा हूं, उन्हें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कार्बन बहुत खास है, कार्बन बहुत खास है बच्चों। नाइट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास 14 होता है। ये 14 कैसे आया पता है? ये 14 आया, 7 तो ये दिख ही रहा है, और 7 इसमें न्यूट्रॉन है, तो ये 14 आ जाएगा। 7 इसमें न्यूट्रॉन है, 7 इसमें प्रोटॉन है, तो ये 14 आ जाएगा। नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन में ये होता है 16, तो ये हो गया, इसका मतलब 8 + 8, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 8, प्रोटॉन तो दिख ही रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्लोरीन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लिखना है 9, और ये प्रोटीन इसका होता है करीब करीब 20 के आसपास होता है, ठीक है। तो 9 है इसमें, 9 इसमें प्रोटॉन 19 होता है, 19 होता है इसमें, 9 + 10 19। इसको याद करने की जरूरत नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है प्रियांशी? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर 11। हाँ 11। और एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का? 23। इसका मतलब इसमें 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, इस तरह से ये 23 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम, बहुत इंपॉर्टेंट सोडियम। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 12, ये होता है 24, इसका मतलब ये 12 + ये 12 = 24। एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 13, ये होता है 27, ये होता है 13 + 14, ये हो गया 27। तो इस तरह से एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये 2 और ये 3, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो आपको इन्हें याद रखना ही है, ये याद रहेंगे तो वो भी याद रहेंगे। चलो लिख लिया बच्चों? लिख लिया बेटा? Yes, Yes. sir.
सिलिकॉन छोड़ दो, जरूरत नहीं है। फास्फोरस इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस होता है 15 और ये होता है 31। ये आप चाहें तो लिख लेना, 30 होता है सिलिकॉन का। फास्फोरस ये देखो प्रोटॉन 15 है और ये 16 है, ऐसे 31 हो जाएगा। फास्फोरस इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके बाद सल्फर 16, ये 32, ये याद रखना है। ठीक है, एटॉमिक मास 32। अब बार बार उधर नहीं जाने की जरूरत है ना, अब आप समझ लेना कि 16 ये है, 32 तो 16 न्यूट्रॉन। क्लोरीन बड़ा इंपॉर्टेंट 17 और 35.5। बोले सर ये क्या मामला है, आगे समझाएंगे ना। अभी सिंपल लिख रहे हैं एटॉमिक मास, तो क्लोरीन इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम 17, नियॉन आर्गन 18 छोड़ देना, इसकी जरूरत नहीं है। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट 1939, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, लिख लिया बच्चों। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम 20 और ये 20, ये 40, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैल्शियम। जो खास है वो मैं लिख दे रहा हूं। तो लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। जो बहुत खास है वही लिख रहा हूं मैं। याद करना बेटा, जिंक ये होता है 30 और ये होता है 65। इसके पहले कॉपर ये होता है 29 और ये होता है कॉपर का 63.5। कॉपर जिंक। ब्रोमीन ध्यान रखना, ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है 80, ये तो 35 होता है। आयोडीन, आयोडीन का होता है 53, ये होता है 127। इन्हें याद रखना है। चलिए लिख लीजिए, बस इतने याद कर ले। याद रख, मैं याद रखना नहीं है, रटना नहीं है। आपको जरूरत पड़ेगी आप देखते जाना और सॉल्व करते जाना ऐसे। चलो, तो ये एटॉमिक मास आपने लिख लिए सबके। तो इन्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है अपने को अभी फिलहाल। फिर हम तुमको रियल एटॉमिक मास समझाएंगे, बिल्कुल एकदम रियल, कैसे आता है क्या है ये सब समझाएंगे। पर अभी अपने को छोटी सी बात ध्यान रखना है। ये लिखो अगला पॉइंट। अब जब एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लिया तो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान देना बच्चों, मॉलिक्यूल का होता है ये, मॉलिक्यूल। ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। ऑक्सीजन O2 होती है, ऑक्सीजन O2 होती है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन O2। अब बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था, जल्दी बताओ। 16 16 और इसमें कितने ऑक्सीजन है देखो, 2 तो मल्टीप्लाइड बाई 2 आ गया 32। ये ऑक्सीजन का क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम। इसको ग्राम में जब रिप्रेजेंट करोगे
तो ये 32 ग्राम हो जाएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, कितने ऑक्सीजन है? 2, 2, कितना आ गया? ये 44, ग्राम मालिकुलर मास कहलाता है, ग्राम मालिकुलर मास। इसको आप चाहें तो ग्राम मालिकुलर मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए NaCl, Na कितना होता है? 23। Cl कितना होता है? 35.5। ये आ गया 58.5 ग्राम CO2। ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड देखो, सल्फर कितना होता है? 32। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 × 2, ये आ गया 64। तो अब बताओ मालिकुलर मास निकालने का मीनिंग समझ आ गया, कैसे इसको अपन कैलकुलेट करें? ये बात समझ आ गई तुम लोग को? yes sir, तो NaOH का निकाल के बताओ मुझे कितना आना चाहिए, H2SO4 का निकाल के बताओ मुझे कितना आना चाहिए, जल्दी। सर NaOH का 40, बिल्कुल सही निकाला। 23 सोडियम, yes sir, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ये हो गया 40। H2SO4 का निकालो कितना आता है, फिर H2O निकालना, H2SO4 हो गया। ग्लूकोज निकालना, C12, C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। और शक्कर घर में होती है, ये शक्कर C12H22O11, ये शक्कर होती है, शुगर, जिसे सुक्रोस बोलते हो। शक्कर को ही सुक्रोस बोलते हैं। जो अपन घर में शक्कर चाय में डालते हैं वो शक्कर है, और जो ग्लूकोज डिब्बे में लेके आते हैं बाजार से और चम्मच से निकाला और पी गए, वो ग्लूकोज है। तो जरा बताओ कितना आना चाहिए इनका एटॉमिक मास? सबके मालूम है तुम्हें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबके। बना लिया? सर H2SO4 का 98 आएगा। 98 आ गया? yes sir, H2SO4 का 98 आ गया। चलिए अपन निकालते हैं H2SO4। सर 108। तो हाइड्रोजन कितना होता है? 1 × 2, ये 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, प्लस सल्फर होता है 32, एक ही सल्फर है, प्लस ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन का होता है? 16 × ये 4, ये जो 4 दिख रहा है ये। ठीक है, अब बताओ, काउंट करो, ऐड करो, तो ये आ जाएगा 98। बहुत बढ़िया। इस तरह अब बताओ ग्लूकोज, हाइड्रोजन, पानी निकालना हो तो हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन 16 = 18। ये देखो हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई किया, फिर इसको काउंट करो। कार्बन होता है 12 × ये 6, ये 6 मत भूल जाना, ये 6, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और 12 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई कर दिया, 12, ये हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, ये 12 है। ठीक है, प्लस आगे ऑक्सीजन का होता है 16 और 6 ऑक्सीजन है, ये 6, ये मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 180। ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 180। करो इसको, लिख लो। अब सुक्रोज देखो, ये सुक्रोज जो है C12H22O11 है, ये लिखा है।
देखो बेटा, कार्बन होता है 12 इंटू ये 12, ये वाला 12 है ये, प्लस हाइड्रोजन होता है 1 इंटू 22, ये 22 यहाँ पर, प्लस ऑक्सीजन होता है 16 और ये 11 है, ये 11 ये दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप काउंट करोगे, ये आ जाएगा 342। समझ आ गया अच्छे से? Yes, sir. तो इस तरह इसको लिख डालिए। मॉलिक्यूलर मास समझ आ गया, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब समझ आ गया, कैसे निकालना है बच्चों? Yes, sir. वन मोल का मतलब किसी भी डिब्बे में अगर तुमने एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल भर दिए तो वो वन मोल हो गया। किसी भी डिब्बे में कितना पार्टिकल भर दिया? एवोगैड्रो नंबर के बराबर यदि तुमने पार्टिकल भर दिया तो 1 मोल हो गया। ऐसे अगर तुमने एक डिब्बे में 12 पेन भर दिए ये, तो ये बन गया 1 दर्जन। अगर आपने 1 मोल पेन भर दिए तो मैंने एवोगैड्रो नंबर के बराबर पेन भर दिए तो वो बन गया 1 मोल। तो जैसे डजन होता है, दर्जन होता है, वैसे ही मोल होता है, वैसे ही सेंचुरी होती है। अब बताओ मोल की ये पहली बात सबको समझ आ गई कि नहीं? नेक्स्ट चलिए देखिए ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोई भी सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन, ध्यान से सुनना है अब, एटॉमिक वेट। अगर आप यूज कर रहे हो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट अगर आप यूज कर रहे हो तो सब्सटेंस आपका कंपोज्ड ऑफ एटम, सब्सटेंस जो है वो कंपोज्ड ऑफ एटम। ये मैंने यहाँ पे नीचे इसलिए लिखा कि आपको ये बात समझ आए कि नंबर ऑफ मोल्स ऐसे सब्सटेंस के निकाल रहे हो जो एटम से बना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ एटम, तो वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक वेट, क्योंकि एटम से कंपोज्ड है तो एटॉमिक वेट। ये फार्मूला तब यूज करना है जब आपका सब्सटेंस एटम से बने। पहले लिख लो फिर हम तुमको एग्जांपल देते हैं। ये ग्राम में है तो एटॉमिक वेट भी ग्राम में ही होता है। ये ग्राम एटॉमिक वेट ये दोनों ग्राम में होता है। इसको रेड कलर से कर लेना। सब्सटेंस जो है वो एटम से बना है। बताओ इसे क्या बोलते हो? ये क्या है? गिलास। Glass. ये काय का गिलास है? स्टील का। स्टील मतलब आयरन का, लोहे का है ये आयरन, इसमें आयरन एटम है। और इस गिलास का मास मैंने तोला तो ये आया 56 ग्राम। कितना है इसका मास? 50 ग्राम से थोड़ा ज्यादा है इस गिलास का मास। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द
नंबर ऑफ मोल्स, आपको ये निकालना है नंबर ऑफ मोल्स इन 56 ग्राम ऑफ आयरन, और एटॉमिक वेट ऑफ आयरन ये ऐसा दिया है 56 ग्राम, ये दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आयरन जो है वो एटम से कंपोज्ड है। आयरन इज कंपोज्ड ऑफ एटम ऑफ Fe। समझ आ गई कि नहीं बात? बोलो। Yes, sir. फार्मूला ये लगा दीजिए, ये फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स का, वेट ऑफ सब्सटेंस कितना दिया है देखो, 56 ग्राम। और एटॉमिक वेट कितना है देखो, 56। कितने 1 मोल आ गया अम्मा ने। इसमें 1 मोल आयरन के एटम हैं, और 1 मोल आयरन के एटम का मतलब 1 मोल काय के बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर। अगर आपको आगे क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, तो आंसर हो गया 1, और आगे पूछ लें कि नंबर ऑफ एटम्स, तो ये आंसर हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। लिखिए, इसमें 2 क्वेश्चन हो गए, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम। माने 56 ग्राम, 56 ग्राम में कितने एटम है आयरन के? ये 56 ग्राम का गिलास है, इस गिलास में 1 एटम निकाला, फिर 2 एटम, फिर 3 एटम। तो ऐसे जब आप इसको निकालोगे तो इसमें कितने एटम्स आ जाएंगे, काउंट कर लेना। जैसे मैंने बोला इसमें 10 पेन है या 1 दर्जन पेन है, तो आप गिनते गए, 1 पेन निकाला, दूसरा पेन, तीसरा पेन, 12 निकले, बोले 1 दर्जन। तो ऐसे ही मैंने बोला 56 ग्राम का मैंने गिलास दे दिया, उसमें कितने एटम होंगे, तो तुम एक एक एटम निकाल के देखोगे, गिनते जाओ कितने आएंगे। पर इतने में तो आपका पूरा टाइम, जिंदगी खराब हो जाएगी। तो फिर सही तरीका क्या? ये है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक वेट, ये रखा, 1 मोल आया, और 1 मोल का वैल्यू काय के बराबर होता है? बोलो। एवोगैड्रो। चलिए, अगर मैं ऐसे 10 गिलास ले लेता, ऐसे 10 गिलास, और सबको तराजू पे रख के तौलता, तो कितने ग्राम आता बताओ जल्दी? 560। तो मास, ये वेट ऑफ सब्सटेंस कितना हो गया? 560। तो 56 तो इसका एटॉमिक मास है ही, वो लिखा है, कितने मोल आ जाते बताइए? सर 10 मोल। 10 मोल। अच्छा, 1 मोल में इतने एटम होते हैं, 1 मोल में, तो 10 मोल में इससे मल्टीप्लाई कर देना 10, तो यहाँ पे 23 से 24 आयरन के एटम हो जाएंगे। समझ आ गया? यस सर। लिखिए, बना दिया? चलिए, हटा दें इसको। अब इधर ध्यान से देखिए, अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ एटम की जगह मॉलिक्यूल, भाई ध्यान से देखना, जब मॉलिक्यूल की बात की जाए तो यहाँ एटॉमिक वेट नहीं होगा, यहाँ पर होगा मॉलिक्यूलर वेट। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ध्यान से, इधर देखो, सब लिखना बंद करके। ये एक बैलून है, ये बलून है, इस बलून का मास है सपोज 1 ग्राम। अब मैंने इसमें हवा भरना शुरू किया अपने मुंह से, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बलून ये हो गया फूल के, ये तो
तो मैंने इसका 1 ग्राम, भाई इसका मास तो चेंज होगा नहीं, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, मास तो उतना ही रहेगा। इसमें हवा भर गई, कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड का मास मैंने जब तोला बलून में तो 4.4 ग्राम आया। तो मैंने क्वेश्चन दे दिया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, 4.4 ग्राम। ये बलून में इतना भर गया और इसका मास जब मैंने लिया तो 4.5 ग्राम आया। 4.5, 1 ग्राम पहले से इसका मास था, 4.5 से 1 ग्राम का मास हटा दिया, माइनस कर दिया तो 4.4 ग्राम बचा। कार्बन डाइऑक्साइड 4.4 ग्राम है। इसमें बात समझ आ गई? यस सर। अब इसका आपको ये फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। क्या करना होगा? वेट ऑफ सब्सटेंस दिया 4.4 ग्राम, ये मॉलिक्यूलर वेट आपने अब भी कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16 × 2, ऐड कर दीजिए 44 आ गया। तो डिवाइड बाय 44 कितने मोल आ गए बोलिए? 0.1। समझ गए? तो आप जब मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट, और एटम की बात करेंगे तो एटॉमिक वेट यूज करना है। बोलो जल्दी लिखो इसको। तो हो गया बच्चों क्लियर? ये बात बच्चों क्लियर हो गया आपको ये? Yes, sir. यस सर। तो अभी मैंने 2 एग्जाम्पल छोटे छोटे दिए, इनसे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर। अब अपन इसके बाद कल पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और हम आपको भी क्वेश्चन भेज रहे हैं जो नीट 21 में आए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग के, उनको मेरे एक्सप्लेनेशन पर देख लेना, ठीक है? यूट्यूब पे डाल दिया है मैंने। चलिए, थैंक यू